गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। आज मैं आपको करंट का टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, मध्य प्रदेश के करंट और इंडिया का करंट। अब देखिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश के रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर लगे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले हम पहले कल के क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि वर्ष 2018 का महात्मा गांधी सम्मान किसे दिया गया। तो देखिए दोस्तों, वर्ष 2018 का महात्मा गांधी सम्मान मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दिया जाता है और ये लोकायत संस्था को दिया गया था। किस संस्था को दिया गया था दोस्तों? तो देखिए 2018 का महात्मा गांधी सम्मान लोकायत संस्था को दिया गया और लोकायत संस्था का संबंध पुणे से है। कहाँ से संबंध इसका? पुणे से। अब देखिए महात्मा गांधी सम्मान 2018 का है ना। अब इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है दोस्तों। देखिए महात्मा गांधी सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। प्रदेश का ये राशि गिनों में सबसे बड़ा पुरस्कार है। प्रदेश में सबसे ज़्यादा किस अवार्ड के तहत राशि दी जाती है? तो वो है महात्मा गांधी सम्मान। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 2018 में लोकायत संस्था को दिया गया और लोकायत संस्था का संबंध कहाँ से? तो पुणे से। और ये पुरस्कार 1995 से स्टार्ट हुआ। 1995 से ये पुरस्कार दिया जाने लगा। अब देखिए दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकायत संस्था का संबंध कहाँ से, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। इसके बाद महात्मा गांधी सम्मान में कितनी राशि दी जाती है और ये पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ दोस्तों? तो इतने क्वेश्चन इस पुरस्कार से बन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप विशेष ध्यान रखें कि महात्मा गांधी सम्मान 2018 में किसे दिया गया है? तो लोकायत संस्था को दिया गया और इसका संबंध पुणे से है दोस्तों। पुणे महाराष्ट्र में आता है। अब देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। आज का जो मेरा क्वेश्चन है जिसका आपको कमेंट करके जवाब देना रहेगा दोस्तों। तो देखिए क्या है क्वेश्चन आज मेरा? मध्य प्रदेश में पिंक रेलवे स्टेशन, मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन किसे बनाया गया है? ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला पिंक स्टेशन कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मदन महल स्टेशन, कौन सा स्टेशन दोस्तों? मदन महल स्टेशन, इटारसी, हबीबगंज और रतलाम। देखिए दोस्तों क्या क्या ऑप्शन है आपके? मदन महल, इटारसी, हबीबगंज और रतलाम। प्रदेश का पहला पिंक स्टेशन कौन सा है दोस्तों? तो इसका जवाब आपको कमेंट करके देना रहेगा दोस्तों, है ना। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे मध्य प्रदेश के करंट के क्वेश्चन से। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सिवनी, छिंदवाड़ा, नागपुर। देखिए 3 जिलों में फैला हुआ है, सिवनी, छिंदवाड़ा और नागपुर, है ना। नागपुर महाराष्ट्र वाला एरिया कुछ भाग आता है उसमें। अब देखिए इसके बाद ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? तो भैया इसे भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, जितने भी नेशनल पार्क हैं, उनमें बेहतर प्रबंधन, बेस्ट मैनेजमेंट का अवार्ड मिला है। अब देखिए बेस्ट मैनेजमेंट में 100 अंक थे। कितने अंक थे? 100 अंक। 100 अंक में से 97 नंबर पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मिले हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी, छिंदवाड़ा, नागपुर जिले में फैला हुआ है और एक टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? टाइगर रिजर्व है और इससे NH7 गुजरता है दोस्तों। तो इसे बेस्ट प्रबंधन मतलब बेस्ट मैनेजमेंट का अवार्ड दिया गया है, बेहतर प्रबंधन हिंदी में। और 100 अंकों में से कितने अंक मिले दोस्तों? 97 अंक मिले हैं। देखिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी। क्या नाम है इसका नया? इंदिरा प्रियदर्शनी। सिवनी, छिंदवाड़ा, नागपुर जिलों में फैला हुआ है, नागपुर महाराष्ट्र में आता है। ठीक है। और ये टाइगर रिजर्व है और इससे NH7 भी गुजरता है दोस्तों। कौन सा NH गुजरता है? NH7। अब देखिए बेहतर प्रबंधन के लिए, बेस्ट मैनेजमेंट के लिए इसे सबसे अच्छा राष्ट्रीय उद्यान का अवार्ड मिला है मैनेजमेंट में, है ना। भारत का सबसे अच्छा मैनेजमेंट वाला राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कौन सा है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है और 100 में से 97 अंक इसे प्राप्त हुए हैं। अब देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है मेरा, मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना। कौन सा क्वेश्चन दोस्तों अगला मेरा? मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना। अब देखिए मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना इसलिए स्टार्ट की गई मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी विद्युत नहीं पहुंच पाई है। तो भैया मुख्यमंत्री सोलर पंप इसलिए हमने प्रारंभ किया ताकि जिन क्षेत्रों में विद्युत नहीं पहुंच पाई है उन क्षेत्रों में किसान सिंचाई करने के लिए सोलर पंप का यूज़ कर सके। और इस योजना में सबसे पहले प्राथमिकता उन्हीं किसानों को दी गई है जिन क्षेत्रों में अभी तक बिजली का विकास नहीं हुआ है। अब देखिए मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत भैया 90% अनुदान, कितने प्रतिशत अनुदान मिलेगा? 90% अनुदान केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर देगी।
तो देखिए मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्य प्रदेश सरकार ने 2020 में स्टार्ट की है और इस योजना का उद्देश्य ये है कि भैया सोलर पंप का विकास करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश में सोलर पंप लगाना। तो सबसे पहले इसमें प्राथमिकता किन्हें मिलेगी? जिन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए विद्युत उपलब्ध नहीं है तो वहाँ पर उन क्षेत्रों में सबसे पहले सोलर पंप लगाए जाएंगे। फिर इसके बाद बाकी दूसरे किसानों को लाभ मिलेगा धीरे धीरे इस योजना के तहत। और इसमें 90% सब्सिडी दी जा रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला जो प्रश्न है मेरा, गो कैबिनेट। क्या है दोस्तों? गो कैबिनेट। अब देखिए मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने गो कैबिनेट का गठन किया है। तो गो कैबिनेट की जो पहली बैठक हुई है आपकी आगर मालवा में की गई है और ये जो पहली बैठक हुई है 22 नवंबर 2020 को। देखिए प्रदेश में पहली बार गो कैबिनेट की बैठक आगर मालवा में की गई है 22 नवंबर 2020 को। अब देखिए मध्य प्रदेश में गायों को बचाने के लिए गो कैबिनेट का गठन किया गया है और 22 नवंबर 2020 को इसकी पहली बैठक हुई है मध्य प्रदेश के आगर मालवा ज़िले में। अब देखिए आगर मालवा में ही विश्व का पहला गो अभ्यारण्य भी स्थापित किया गया है। गो अभ्यारण्य विश्व का पहला कहाँ पर स्थापित किया गया है? आगर मालवा में, ठीक है, जिसका नाम है कामधेनु गो अभ्यारण्य। तो विश्व का पहला गो अभ्यारण्य आगर मालवा में स्थापित किया गया है। और भारत में पहली बार गो कैबिनेट की बैठक भी कहाँ पर हुई है? तो 22 नवंबर 2020 को आगर मालवा में की गई है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। अगला जो प्रश्न है मेरा, वन नेशन वन राशन कार्ड। वन नेशन वन राशन कार्ड। अब देखिए दोस्तों इस योजना की बात करें तो पूरे देश में से अगस्त 2019 में इस योजना को लागू किया गया था। अब जब ये योजना स्टार्ट हुई थी तो देश के केवल 4 राज्यों में प्रारंभ की गई थी दोस्तों। अब देखिए इस योजना का टारगेट ये है कि मार्च 2021, कब तक? मार्च 2021 के अंत तक देश के सभी राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेश और सभी राज्यों को इस योजना से जोड़ना है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। अब देखिए मध्य प्रदेश में क्यों चर्चा में है ये योजना? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना को 9 जून 2020 को इस योजना को मध्य प्रदेश में लागू किया है, वन नेशन वन राशन कार्ड। वर्तमान में वन नेशन वन राशन कार्ड देश के 20 राज्यों में लागू हो चुकी है। कितने राज्यों में लागू हो चुकी है दोस्तों? 20 राज्यों में लागू हो चुकी है और आने वाले समय में पूरे देश में और सभी केंद्र शासित प्रदेश में लागू हो जाएगी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। 9 जून 2020 को मध्य प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की गई। अब देखिए दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड योजना क्या है? तो ये योजना ये है भैया कि इसमें कोई भी व्यक्ति जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013, कौन सा अधिनियम दोस्तों? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013। ये अधिनियम महत्वपूर्ण है, ये विशेष ध्यान रखना। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जिन उपभोक्ताओं को या जिन गरीबी रेखा से नीचे आने वाले व्यक्तियों को, ठीक है, इस योजना का लाभ मिल रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार जिनको भी इस योजना का लाभ मिल रहा है वो उपभोक्ता देश के किसी भी क्षेत्र में जाकर अपना राशन ले सकते हैं। जैसे इसमें उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा जो दिहाड़ी मजदूरी वगैरह करने दूसरे राज्यों में जाते हैं, क्योंकि वो राज्य जैसे मध्य प्रदेश छोड़कर दूसरे राज्य में चले गए तो उन लोगों को खाद्यान्न नहीं मिल पाता था। इसलिए इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कि जो वास्तव में लाभार्थी हैं, जिन लोगों को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, वो बराबर इस योजना का लाभ ले पाएँ, इसलिए भारत सरकार ने अगस्त 2019 में कौन सी योजना स्टार्ट की थी? वन नेशन वन राशन कार्ड। और मध्य प्रदेश में ये योजना कब लागू की गई दोस्तों? तो 9 जून 2020 को। इस योजना की शुरुआत किसने की मध्य प्रदेश में? तो माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इस योजना का प्रारंभ किया 9 जून 2020 को। जब इसे प्रारंभ किया गया तो कितने राज्यों में लागू हुई थी दोस्तों? 4 राज्यों में। वर्तमान में ये 20 राज्यों में लागू हो चुकी है और आने वाले समय में मार्च 2021 मतलब मार्च के अंत तक ये पूरे देश में लागू कर दी जाएगी, सभी केंद्र शासित प्रदेश और सभी राज्यों में। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला है मेरा फ्लोटिंग सोलर एनर्जी यूनिट। अब देखिए फ्लोटिंग सोलर एनर्जी यूनिट कहाँ पर स्थापित की गई है? तो मध्य प्रदेश की जाएगी, मतलब ये प्रोजेक्ट प्रस्तावित है तो ये आपकी ओंकारेश्वर खंडवा में स्थापित की जाएगी दोस्तों। कहाँ पर स्थापित कर रहे हैं हम?
ओंकारेश्वर खंडवा में पहली बार तैरता हुआ सोलर यूनिट स्थापित किया जा रहा है, तो फ्लोटिंग सोलर एनर्जी, और मध्य प्रदेश का यह पहला होगा। मध्य प्रदेश में पहली बार फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्लांट कहाँ पर स्थापित करने का है, तो ये है आपका ओंकारेश्वर खंडवा में। ओंकारेश्वर में जो नर्मदा नदी के ऊपर डैम बना हुआ है उस पर ही ये प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के एग्जाम्स के लिए। MPPSC या जो MP पुलिस, SI, वन रक्षक, जेल प्रहरी आने वाली है उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भैया प्रदेश में पहली बार फ्लोटिंग सोलर एनर्जी यूनिट कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो ओंकारेश्वर खंडवा में स्थापित की जाएगी दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है मेरा कालिदास। अब देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। ठीक है दोस्तों, अब आगे स्टार्ट करते हैं हम। कालिदास सम्मान 2019 क्या है अगला हमारा, कालिदास सम्मान 2019। कालिदास सम्मान 2019 की बात करें तो सुरेंद्र वर्मा को मिला। किसको मिला दोस्तों? सुरेंद्र वर्मा को हमने कालिदास सम्मान दिया है 2019 का। अब देखिए दोस्तों, इसके पहले एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 2018 में कालिदास सम्मान किसे मिला। ठीक है, क्या पूछा जा चुका है दोस्तों? 2018 में कालिदास सम्मान किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था इला मेनन को। किसको दिया गया था? इला मेनन। और कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार देती है। कौन देती है कालिदास सम्मान दोस्तों? मध्य प्रदेश सरकार देती है। तो 2019 का कालिदास सम्मान किसे दिया गया था, तो 2019 का कालिदास सम्मान दिया गया दोस्तों सुरेंद्र वर्मा को, और 2018 का जो कालिदास सम्मान है वो दिया गया है इला मेनन को। तो 2018 वाला इला मेनन का क्वेश्चन मध्य प्रदेश की परीक्षा में पूछा जा चुका है, जो अभी वन रक्षक हुई थी उसमें, जेल प्रहरी में ये क्वेश्चन आ चुका है, इला मेनन को कौन सा अवार्ड मिला है। अब जरूर है कि MP पुलिस या MPPSC जो होने वाली है उसमें ये क्वेश्चन जरूर बनेगा कि सुरेंद्र वर्मा को कौन सा अवार्ड दिया गया है 2019 में। तो 2019 में सुरेंद्र वर्मा को जो अवार्ड मिला है भैया कालिदास सम्मान मिला है, और ये रंगमंच कर्मी के लिए दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला जो है हमारा लालजी टंडन दोस्तों। अगला क्या है क्वेश्चन हमारा? लालजी टंडन। अब देखिए लालजी टंडन मध्य प्रदेश के क्या थे भैया? राज्यपाल थे। ठीक है, लालजी टंडन मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। अब देखिए लालजी टंडन का निधन हो गया है 21 जुलाई 2020 को। क्या हुआ? लालजी टंडन का 21 जुलाई 2020 को निधन हो गया है, और इनका संबंध उत्तर प्रदेश से था। कहाँ से था दोस्तों इनका संबंध? उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से संबंध था। और ये मध्य प्रदेश के पहले, मतलब मध्य प्रदेश के राज्यपाल तो बाद में बनते हैं, उसके पहले बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे? तो बिहार के राज्यपाल थे। अब देखिए दोस्तों, लालजी टंडन का संबंध किस ज़िले से है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले से हैं। और ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनने से पहले किसके राज्यपाल थे? तो बिहार के राज्यपाल थे। और फिर बाद में किसके राज्यपाल बनाए गए? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए। और इनका निधन हो गया है 21 जुलाई 2020 को दोस्तों। अब देखिए इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है। इनकी पुस्तक का नाम है अन कहाँ इलाहाबाद। क्या नाम है दोस्तों? अन कहाँ लखनऊ। क्या नाम है इनकी पुस्तक का? अन कहाँ लखनऊ। देखिए लालजी टंडन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है? अन कहाँ लखनऊ। अब देखिए दोस्तों, लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहते हैं, तो उसी के ऊपर इन्होंने एक पुस्तक लिखी है अन कहाँ लखनऊ। लखनऊ शहर के बारे में लिखा है इसमें। अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे आपके लालजी टंडन से। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि लालजी टंडन पहली बार किस राज्य के राज्यपाल बने। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इनका संबंध किस ज़िले से? तो लखनऊ से। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी दोस्तों? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। MPPSC और MP पुलिस में ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाएगा कि भैया लालजी टंडन ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी है अन कहाँ लखनऊ पुस्तक लिखी है दोस्तों, और इनका निधन हो गया है 21 जुलाई 2020 को दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के प्रमुख क्वेश्चन हो गए दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं इंडिया से संबंधित जो आपको क्वेश्चन आने वाले हैं अभी MP पुलिस और MPPSC में। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा प्रदूषण रिपोर्ट 2020। क्या दोस्तों? प्रदूषण रिपोर्ट 2020। जो प्रदूषण रिपोर्ट 2020 है ये 2019 में जारी की गई है। देखिए ये जारी 2020 के नाम से की गई है, और ये जारी कब हुई है? 2019 में जारी की गई है दोस्तों। अब देखिए जो प्रदूषण रिपोर्ट है ये जारी कौन करता है? तो IQR और ग्रीनफील्ड जारी करता है। ये दोनों संस्थाएं क्या करती है भैया? प्रदूषण रिपोर्ट जारी करती हैं। तो 2020 प्रदूषण रिपोर्ट कब जारी की गई? 2019 में जारी की गई। IQR और ग्रीनफील्ड नामक दोनों संस्थाएं मिलकर इस रिपोर्ट को जारी करती है दोस्तों। अब देखिए इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है भैया कि 5 जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश है विश्व के,
विश्व में सर्वाधिक 5 प्रदूषित देश हैं, उनमें पहले नंबर पर है आपका बांग्लादेश। कौन सा है दोस्तों? पहले नंबर पर बांग्लादेश है। दूसरे नंबर पर है आपका पाकिस्तान। कौन सा है दोस्तों? दूसरे नंबर पर पाकिस्तान। तीसरे नंबर पर मंगोलिया। तीसरे नंबर पर कौन सा है दोस्तों? मंगोलिया आता है। और चौथे नंबर पर है आपका अफगानिस्तान। और पाँचवें नंबर पर है आपका भारत। तो ये भारत की रैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये पहले नंबर का बांग्लादेश भी याद रखना। तो देखिए IQMR और ग्रीनफील्ड ने विश्व प्रदूषण रिपोर्ट जारी की 2020। इसमें विश्व का सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है फर्स्ट नंबर पर, दूसरे पर पाकिस्तान है, तीसरे पर मंगोलिया है दोस्तों, चौथे पे अफगानिस्तान है और पाँचवें पर कौन सा है? भारत आता है आपका। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके बाद ये तो इसने देशों की रैंकिंग जारी कर दी। अब शहरों की बात करते हैं। तो शहरों में सबसे पहले अगर सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है विश्व का कोई सा, तो वो है आपका गाज़ियाबाद। कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? गाज़ियाबाद है, जो भारत में आता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है दोस्तों वो है होतान। होतान चीन में आता है। देखिए विश्व का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? तो गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद भारत का एक शहर है। और इसके बाद होतान। होतान कहाँ का है? दूसरा जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है चीन का है। अब देखिए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है उसका नंबर विश्व के प्रदूषित शहरों में 5वां नंबर है। देखिए हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कौन से नंबर पर है प्रदूषण में? 5वें नंबर पर है दोस्तों। पहले नंबर पर कौन सा शहर है? तो गाज़ियाबाद है। ठीक है, और 5वां शहर कौन सा है? तो दिल्ली है हमारी। और दूसरा शहर है होतान, जो चाइना में आता है। दोस्तों अब आगे बात करते हैं कि भैया विश्व के 30 सबसे प्रदूषित शहरों की बात करते हैं। विश्व के सबसे ज़्यादा 30 प्रदूषित शहरों में से 21 तो आपके भारत के ही हैं। ठीक है, विश्व के 30 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की बात की जाए तो 21 कहाँ के? आपके भारत के हैं। और एशिया की बात करें तो एशिया में 27 हैं। एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर 30, विश्व के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की जो सूची बनाई गई है उसमें 21 शहर तो भारत के आते हैं। और एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया के 27 शहर आते हैं इसमें। ये बहुत खतरनाक गंभीर बात है मध्य प्रदेश के लिए, सॉरी हमारे देश के लिए। और दिल्ली के तो हालत आपको पता ही है प्रदूषण के स्तर में कितना खतरनाक है वहाँ पर। तो दिल्ली प्रदूषण में 5वां है। और उससे भी खतरनाक कहाँ पर है? गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद तो आज वर्तमान में विश्व का सबसे प्रदूषित शहरों में काउंट किया जा रहा है। और देखिए रैंक यही बता रही है कि विश्व का सबसे ज़्यादा खतरनाक हालत है प्रदूषण में, तो वो कहाँ पर है? गाज़ियाबाद में दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। अगला आता है मेरा अगला जो क्वेश्चन है जलीकट्टू। अब देखिए दोस्तों जलीकट्टू का क्या क्वेश्चन आएगा आपको? जलीकट्टू का क्वेश्चन दोस्तों आपको ये नहीं आएगा कि जलीकट्टू किस राज्य का राजकीय खेल है या किस राज्य में ये खेल खेला जाता है। जलीकट्टू का क्वेश्चन दोस्तों ये आएगा भैया कि अभी 2020 में क्या है? 2020 में ऑस्कर के लिए भारत से कौन सी मूवी नॉमिनेशन हुआ था? तो 2020 में ऑस्कर के लिए जलीकट्टू मूवी का नॉमिनेशन किया गया था भारत से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये MPPSC और MP पुलिस के लिए और MPSI के लिए। तो भैया 2020 में भारत से ऑस्कर के लिए किस मूवी का नॉमिनेशन हुआ था? तो जलीकट्टू मूवी का नॉमिनेशन हुआ था। कौन सी मूवी का नॉमिनेशन हुआ दोस्तों? जलीकट्टू मूवी का नॉमिनेशन हुआ। अब देखिए थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं जलीकट्टू है क्या। तो जलीकट्टू भैया तमिलनाडु में खेला जाने वाला एक खेल है जो पोंगल त्यौहार पर खेलते हैं। जलीकट्टू कहाँ पर खेला जाता है दोस्तों? तमिलनाडु में खेला जाता है और पोंगल त्यौहार पर खेला जाता है। किस पर खेला जाता है? पोंगल त्यौहार पर खेला जाता है। ये एक प्रकार की सांड लड़ाई है। क्या है? सांड लड़ाई है। ठीक है, इसमें तो जलीकट्टू किस क्षेत्र में खेला जाता है? तमिलनाडु में खेला जाता है। और ये कब खेलते हैं वहाँ के लोग? तो पोंगल त्यौहार पर खेलते हैं। और जलीकट्टू नाम से भी एक मूवी बनी थी 2020 में जो भारत से ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन होने हुआ था इस मूवी का। ठीक है दोस्तों, परंतु ये 2021 जो अभी रिपोर्ट आई है मतलब उसमें इसका नॉमिनेशन मतलब इसको ऑस्कर नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके लिए रिजेक्ट हो गई है। ठीक है, तो भारत से नॉमिनेशन ये क्वेश्चन बनता है कि भारत के लिए ऑस्कर के लिए कौन सी मूवी नॉमिनेशन किया गया है या नामांकित की गई थी? तो वो है आपकी जलीकट्टू। और ये 2020 में इसका नामांकन हुआ और अभी जो 2021 है उसमें इसको निरस्त कर दिया है, कैंसिल कर दिया कि जलीकट्टू को ऑस्कर नहीं दिया जाए। और जलीकट्टू किस राज्य का खेल है? तो ये पोंगल मतलब पोंगल त्यौहार के दिन खेला जाता है। और कहाँ पर खेला जाता है? तो तमिलनाडु में खेला जाता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है मेरा जो बहुत हाईलाइट रहा है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है मेरा? तुलु भाषा। सुना होगा आप लोगों ने नाम इसका। तो देखिए तुलु भाषा जो है आपके केरल कहाँ पर बोली जाती है? केरल और कर्नाटक में बोली जाती है दोस्तों। तुलु भाषा कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? केरल और कर्नाटक राज्यों में बोली जाती है। ठीक है,
जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाती है, दोनों के बॉर्डर के एरिया वाले में। तो केरल और कर्नाटक क्षेत्र में बोली जाती है तुलु भाषा। तुलु भाषा की जो शैली है वो कौन सी है? तिगलारी। कौन सी शैली है दोस्तों? तिगलारी। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आ सकता है, संभावना बनती है कि भैया संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को शामिल करने के लिए जोर शोर से मांग चल रही है, तो वो है तुलु भाषा। तुलु भाषा कहाँ बोली जाती है? केरल और कर्नाटक में। और इसे किस शैली में लिखते हैं हम? तो तिगलारी शैली में लिखी जाती है। कौन सी शैली में लिखा जाता है दोस्तों? इसको तिगलारी शैली में लिखते हैं तुलु भाषा को, और इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा करने के लिए यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं। अब देखिए तुलु भाषा जो है ना एक प्राचीन भाषा है। तुलु भाषा क्या है? बहुत प्राचीन भाषा है, ठीक है। इसमें कई प्राचीन ग्रंथ देखने को मिलेंगे आप। और तुलु भाषा केरल और कर्नाटक राज्यों में बोली जाती है। और किस शैली में लिखी जाती है? तो इसे तिगलारी शैली में लिखा जाता है। कौन सी शैली में लिखा जाता है दोस्तों? तिगलारी शैली में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये आज का आपका करंट का टॉपिक हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी बटन को दबाना ना भूलें, ताकि प्रत्येक वीडियो के आपके नोटिफिकेशन समय पर मिल सके दोस्तों। थैंक यू।